हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमने बहुत सारे चार्जेस को इकट्ठे ला के असेंबल करना है, ठीक है। उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे इन्फिनिटी से ला रहे हैं हम चार्जेस को, तो जो भी एनर्जी यूज़ होगी उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर असेंबल करने हैं चार्जेस को। तो हमने क्या किया, पहला चार्ज लेके आए। पहला चार्ज जो हम हैं Q1 लेके आए, मान लो हम पहला चार्ज इन्फिनिटी से। तो इसको सामने कोई पोटेंशियल नहीं मिला, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू में पोटेंशियल। चार्ज हम कौन सा ला रहे हैं? Q1 चार्ज ला रहे हैं, और पोटेंशियल कितना मिला उसे? 0, क्योंकि यहाँ पहले से कोई चार्ज नहीं है जो पोटेंशियल बनाए। और हमने समझा था कि चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता है, तो पहले से कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, तो वर्क डन क्या होगा? 0। अब हमने क्या किया, दूसरा चार्ज ला के रख दिया यहाँ पर। अब हमने Q1 को प्लेस कर दिया, असेंबल कर दिया। अब हम दूसरा चार्ज लेके आए Q2। Q2 को पोटेंशियल मिला Q1 का। Q1 ने कितना पोटेंशियल बना रखा था? V1। तो Q2 को पोटेंशियल मिला V1 का, तो Q2 ने कितना वर्क डन किया? Q2 इंटू V1, ये इसने वर्क डन किया Q2 ने। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ला के Q1 भी रख दिया और Q2 भी रख दिया। Q1 ने पोटेंशियल बनाया V1 और Q2 ने पोटेंशियल बनाया V2। अगर आपका तीसरा चार्ज आता है तो तीसरे चार्ज को V1 भी दिखाई देता है सामने पोटेंशियल, और Q3 को V2 भी मिलता है। तो ये आपका तीसरा वर्क डन हो गया। टोटल वर्क डन दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल वर्क डन असेंबलिंग ऑफ 3 चार्जेस के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने पहला लाए तो उसे पोटेंशियल नहीं मिला, तो वर्क डन जो है W1 0 हो गया। दूसरा लाए तो उसको Q1 की वजह से वर्क डन मिला, V1 की वजह से वर्क डन मिला, तो Q2 V1। अब V1 की वैल्यू क्या होती है? अभी हम पिछले उसमें पढ़ के आए हैं, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। क्योंकि जब हम दूसरा चार्ज लेके आए हैं, दूसरा चार्ज यहाँ पर लेके आए हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल उसे मिल रहा है R12। तो तीसरा, तो इस तरह से टोटल वर्क डन हमने 2 चार्जेस के लिए किया है, W1 प्लस W2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन निकल आएगा। सिमिलरली हमने 3 चार्जेस के लिए यहाँ पर किया है, क्योंकि हम पहला चार्ज लेके आए। अब इसको यहाँ पर समझ लो, क्योंकि अगर हम पहला चार्ज लेके आए तो उसे कोई वर्क डन नहीं मिला, कोई पोटेंशियल नहीं मिला, तो उसका वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आपने इसको यहाँ पर ला के रख दिया। अब यहाँ इसने पोटेंशियल अपना V1 बना लिया। अब आप दूसरा चार्ज यहाँ पर फिक्स करना चाहते हो। ये जो है इसको जो पोटेंशियल है वो V1 दिख रहा है, तो ये जो वर्क करेगा ये क्या करेगा? Q2 इंटू V1 करेगा। Q2 को कौन सा पोटेंशियल मिला? V1 पोटेंशियल मिला, तो इसने वर्क डन कितना किया? Q2 V1। अब हम V1 की वैल्यू पुट करते हैं। V1 की वैल्यू क्या होगी? देखो, V1 जो है इसके लिए V1 की वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू Q1 बनाया इसने है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस और इसके बीच का डिस्टेंस R12, क्योंकि 2 को चाहिए और बनाया किसने है? 1 ने। तो इस तरह से ये चलेगा। अब तीसरा चार्ज लेके आए Q3, वो यहाँ असेंबल किया, उसको 2 मिले पोटेंशियल। एक तो V1 तो था ही, अब Q2 भी बैठ गया तो Q2 ने V2 बनाया, तो इसको 2 पोटेंशियल मिले। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 और इन दोनों के बीच का मतलब डिस्टेंस R23। तो इसने कितना वर्क डन किया V1 की वजह से? Q3 V1 प्लस Q3 V2। अब V1 इसके लिए V1 कितना है? Q3 V1 है Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13, ये हमने R13 लिखा है। इसने इसकी वजह से कितना वर्क डन किया? Q3 V2 वर्क डन किया। V2 कितना है इसके लिए? Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। तो जहाँ पर रख रहे हो, जो आपको पोटेंशियल आपको यूज़ करना है उसके और चार्ज जो लाए हो उनके बीच का डिस्टेंस आपने चेक करना है। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क डन। हमने तीनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग ऑफ चार्जेस। अब कुछ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है फील्ड जो होती है वो वेक्टर होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होती है। अब लाइक चार्जेस के लिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि या तो लाइक चार्जेस दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे।
तो Q1 Q2 जो है इसका चार्जेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/R), ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अनलाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हम ये पहले भी चुके हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव का मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती। आपने यहाँ से यहाँ तक जितना भी यहाँ से यहाँ गए तो उसने वर्क डन उतना ही किया, यहाँ से गए पर बराबर का वर्क डन किया, मतलब इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। पाथ जो मर्जी ले लो, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, या फोर्स जो है वो आपकी सेम रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अभी तक आपने असेंबल किए थे चार्ज, लेकिन आपने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगा रखी थी। अब आपने पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाहर लगा रखी है, तो अब क्या होगा, आप पहले Q1 लाते हो, पहला ही Q1 चार्ज वर्क डन करेगा, क्योंकि उसने पहले से इस पॉइंट पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोटेंशियल बना रखा है, और वो कितना बना रखा है, V1 बना रखा है। तो Q1 ने कितना काम किया, वर्क डन किया Q1 पे, क्योंकि उसने पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड ने पोटेंशियल आपको दे रखा है V1, यह आपका W1 हो गया। अब W2 आया, मतलब Q2 आया, उसने W2 किया, उसने यहाँ पर आके, तो यहाँ पर ला के रखे, तो Q2 ने उसको पोटेंशियल मिला V2, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल अलग है। जिस पॉइंट पर असेंबल कर रहे हो उसका पोटेंशियल लेना है आपने, तो V2 इसका पोटेंशियल हो गया, ये दिया होगा। अब चलो ये तो दो को असेंबल कर रहे हैं, तो एक और भी वर्क डन होगा। देखो Q1 V1 तो हुआ ही टोटल वर्क डन में, प्लस Q2 V2 भी हुआ ही, लेकिन एक इन दोनों के म्यूचुअल की वजह से भी एक आपका वर्क डन होगा, और वो क्या होगा, Q1 Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R12। ये भी एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड होगा, ये वाला तो होगा ही जहाँ जहाँ पर वो आके बैठे हैं, इन दोनों के म्यूचुअल के बीच में भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो ये तब होता है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, और बाकी जो हमने पीछे वाले किए हैं वो सारों में हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। इसमें असेंबलिंग कर रहे हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें कर रहे थे असेंबलिंग विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस आता है। अब है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हुआ क्या, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। अब हमने टॉर्क पढ़ के आए हैं कि अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना लगता है वो भी हम पढ़ रहे हैं, PE sin थीटा लगता है। वर्क डन कितना होता है, देखो ये हम एनालॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। फोर्स होता है, सॉरी वर्क डन होता है लीनियर, उसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स की जगह टॉर्क ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, PE sin थीटा डी थीटा, डी का डी थीटा उतार दो, टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा। कहाँ से कहाँ पर आपने रोटेट करवाया है, θ1 से θ2 तक। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। लिमिट्स हमने पहले पुट करी, θ2 माइनस θ1, माइनस बाहर था तो साइन चेंज हो गए। पहले θ1 को 90 लो और θ2 को 0 लो, तो आपकी एनर्जी का फॉर्मूला निकल आया माइनस PE sin थीटा। अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर 90 से थीटा पे जा रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा 0 होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब थीटा 0 होता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब थीटा 180 डिग्री का होता है। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, मान लो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाया, तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। आपने डायपोल भी क्या रख दिया, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। अब आपको ये पता है कि जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो माइनस से पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब ये पॉजिटिव इस पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो है ये हिलता है, ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव इसे वापस अट्रैक्ट कर लेता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कब होता है, जब हिलने के बाद चीज़ अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, वो होती है हमारी अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्या होती है, हिली और वहीं पर ही जाके बैठ गई, तो ये होती है हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब थीटा 180 होता है तो हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, जब थीटा 0 होता है तो हमें कौन सा इक्विलिब्रियम मिलता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है।